फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सड़क किनारे क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज ये सेकंड लेक्चर है जो इन्वायरमेंटल लॉ का है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ, जिसमें हम तीन प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके थे। जो पहला है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स, जो कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था इंटरजनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल्स, और एक देखा था पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल्स, जो फोर्थ नंबर का है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल्स होता क्या है? तो प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल इज अ रूल ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ requiring authorities to prevent environmental harm where there is a risk of serious irreversible damage even in the absence of complete scientific certainty. The burden lies on the persons or industry proposing the activities to prove that it is environmentally safe. तो प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल में क्या बोलता है? प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल ये बोलता है कि इन्वायरमेंटल लॉ जो कि अथॉरिटी को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। किसको? हार्म पहुंचाने से, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने में, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, यानी कि रिस्क ऑफ सीरियस और इरिवर्सिबल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जिस कब? जब अब्सेंस ऑफ कंप्लीट साइंटिफिक सर्टेनिटी होता है, मतलब साइंटिफिक अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है। उसके बाद जो बर्डन ऑफ लाइज होता है उस पर्सन और इंडस्ट्रीज पर जो भी प्रपोजिंग करता है एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज टू जो एक्टिविटीज करते हैं वही प्रूव कर देती है कि जो ये इन्वायरमेंटल के लिए सेफ नहीं है। तो ये प्रिंसिपल फर्स्ट टाइम एक्नॉलेजमेंट में आया था कब? इन द प्रीएम्बल टू द 1985 वियना कन्वेंशंस for the protections of ozone layer, in which the parties acknowledge the precautionary measures which had already been undertaken at both the national and international level in relation to the protection of ozone लेयर। यानी कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रिंसिपल को यूज किया गया था 1985 में, जो कि वियना कन्वेंशन में किया गया था। उसके बाद 1987 में द पार्टीज टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स ऑन substance that deplete the ozone layer agreed to take precautionary measures to control global emissions of ozone depleting substance। यानी कि ग्लोबल इमिशन किसका? ओजोन लेयर का, उसको रोकने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज किया गया था। यानी कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिकॉशन रखना जरूरी है, लॉस होने से तो अच्छा है कि प्रिकॉशंस पहले लिए जाएं। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ रियो डिक्लेरेशन, जो कि 19 उसका प्रिंसिपल 15 ऑफ द रियो डिक्लेरेशन 1992 का क्या डिक्लेयर करता है? वो ये डिक्लेयर करता है कि वेयर देयर आर थ्रेट ऑफ सीरियस और इरिवर्सेबल environmental damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation. Precautionary principles, along with the principles of sustainable development and polluter pays principles, are mentioned in section 20 of the National Green Tribunal Act 2010। यानी कि सेक्शन 20 किसका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट का किसको बताता है? ये बताता है कि जब प्रिंसिपल्स, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स किसके साथ, और प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जितना तुम क्या करोगे, पोल्यूशन क्रिएट करेगी कोई इंडस्ट्री या पर्सन, उतना उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ चार्ज इंपोज किया जाएगा। किस चीज के लिए? इन्वायरमेंट को फिर से बचाने के लिए, या पहले की तरह उसको बनाने के लिए। तो सेक्शन 20 ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट विच इंस्ट्रक्ट द ट्रिब्यूनल टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल वाइल पासिंग एनी ऑर्डर और डिसीजन ऑन अवार्ड। यानी कि कोई भी ऑर्डर पास करना या कोई डिसीजन देना किसको? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। तो उस टाइम पे इन प्रिंसिपल्स का यूज कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो अब हम इस चीज को डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल्स है क्या। तो प्रीकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये हम सबको पता है। उसके बाद देखो प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल, तो इन इन्वायरमेंटल लॉ
lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost effect measures to prevent environmental degradation where there are threat of serious or irreversible damage. Serious or irreversible damage, precautionary action must be taken. तो प्रिकॉशनरी एक्शन क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, यानी कि मस्ट बी टेकन. अब देखिए, यानी कि क्या है, साइंटिफिक लैक ऑफ क्या है, साइंटिफिक डाटा है, ठीक है सर, लैक ऑफ साइंटिफिक डाटा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके डिग्रेडेशन को बचाने के लिए क्या किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है. यानी कि देखो, प्रिवेंशन किया गया किस लिए, हार्म से बचने के लिए, ठीक है ना. इनकी चूज प्रिवेंशन ओवर रिस्क, यानी कि प्रिकॉशन यूज किया गया किस चीज से बचने के लिए, रिस्क से बचने के लिए, एक रिस्क को ओवर करने के लिए, ठीक है. अब देखिए, इधर देखिए, अब ये 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 और 5 जो पॉइंट्स है, इसके को हम समझेंगे इस प्रिंसिपल में किस तरीके से यूज होता है, यानी कि हाउ इट वर्क्स. एग्जांपल देखिए, ये देखिए, पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे. देखिए, अब मान लो एक जेनेटिकल, यानी कि ए न्यू जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है, क्या है, एक न्यू जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि प्रपोज्ड किया किसी, ठीक है, किसी ने. देयर आर साइंटिफिक अनसर्टेनिटी, और उसमें क्या है, साइंटिफिक अनसर्टेनिटीज है अबाउट इट्स लॉन्ग टर्म, किस चीज के लिए, उसके लॉन्ग टर्म के लिए. अब वो इंपैक्ट करेगी किसको, ऑन बायोडाइवर्सिटी, सोयल हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ को, यानी कि ह्यूमन हेल्थ को खराब करेगी, ठीक है ना, हमारी मिट्टी की उपजाऊता को खराब करेगी, उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर बैड इंपैक्ट डालेगी, ठीक है. तो साइंटिफिक अनसर्टेनिटी देखिए, सेकंड उसमें क्या, देर इज नो कंप्लीट साइंटिफिक सर्टेनिटी अबाउट द सेफ्टी ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसकी कोई कंप्लीट साइंटिफिक डिटेल्स या सर्टेनिटी नहीं है. देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सीरियस और इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल हार्म, और सीरियस और इरिवर्सिबल इन्वायरमेंट हार्म होने की पूरी क्या है, संभावना है, ठीक है. अब क्या है, प्रीकॉशन एक्शन टेकन, यानी कि प्रीकॉशनरी एक्शन टेकन, ठीक है ना. नॉट अप्रूव्ड, यानी कि जो अथॉरिटी थी, यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी थी ना, जो डिसाइड करती थी कि इस चीज को, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसको अप्रूव किया जाए कि डिसअप्रूव किया जाए, तो उसने डिसाइड किया उसको नॉट टू अप्रूव, उसको अप्रूव नहीं किया. द रिलीज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर कल्टीवेशन अंटिल इट इज प्रूवन टू बी सेफ थ्रू फर्दर साइंटिफिक इवोल्यूशन, ठीक है. फोर्थ वन में देखिए, बर्डन ऑफ प्रोपोनेंट्स टू प्रूव सेफ्टी. सो सेफ्टी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होगा, यानी कि सबसे पहले उसको कौन सा देना पड़ेगा, टॉक्सिटी टेस्ट देना पड़ेगा, उसका कोई बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, उसके बाद फूड सेफ्टी को देखना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म स्टडीज, ये चीजें उसको उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं. यानी कि इट इज फॉर द प्रोपोनेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द जेनेटिकली modified crop is safe and will not cause harm to the environment or human being, यानी कि ना तो इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डालेगा, कोज हार्म बनेगा, हानिकारक रहेगा उसके लिए, ना ही ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन लाइफ को कोई अफेक्ट करेगा. उसके बाद देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बाय टेकिंग अर्ली एक्शन, यानी कि कुछ बिगड़ने से पहले ही बच जाओ, कुछ बिगड़ने से पहले ही सुधर जाओ. तो क्या है, बाय टेकिंग अर्ली एक्शन potentially harm is avoided, biodiversity is protected and public health is safeguarded. अब देखिए की आइडियाज में पढ़ते हैं. व्हेन एन एक्टिविटी पोजेसेस ए रिस्क ऑफ सीरियस और इरिवर्सिबल इन्वायरमेंट हार्म, लैक ऑफ कंप्लीट साइंटिफिक सर्टेनिटी इज नॉट ए रीजन टू डिले प्रिवेंशन एक्शन, एक्ट इज एडवांस टू प्रिवेंट हार्म. ये देखिए, एंटिसिपेट रिस्क, प्रिवेंट करने के लिए किसको, प्रिवेंट अर्ली, पहले से प्रिवेंट किया जाता है. प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, पीपल्स को एंड नेचर को, और इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर्स को, ठीक है ना. यानी कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को सीधी सीधा एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब है कि कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, किसी जेनेटिकली मॉडिफाई कोई क्रॉप होगी, या कोई गैस है, या कोई मेडिसिन है जो कि एक कंपनी, एक इंडस्ट्री बना रही है,
और आगे जाके फ्यूचर में उससे क्या हो सकता है, बहुत सारे हार्म हो सकते हैं। किस चीज़ को, ह्यूमन बींग को हो सकते हैं, या इन्वायरमेंट का उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है। इनकी प्रिकॉशंस पहले लिया जाता है, किस चीज़ के लिए, फ्यूचर हार्म से बचने के लिए। अब इससे रिलेटेड केस है कौन सा, वेलोर सिटीजन वेलफेयर फॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1996 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड किया था, क्या, first accepted and implemented क्या, the precautionary principle as a part of the environmental law of the country and shifted the burden of proof into the developer or industrialist who proposes to alter the status quo. The court required the Madras High Court to monitor the implementation of its order through a special bench to constitute called a green bench. called a green bench. यहां पे इसको पढ़ सकते हो कि द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स एंड ऑर्डर क्लोजर ऑफ टेनरीज, किसको, टेनरीज को बंद करने के लिए, किसके, जो नजदीक थी, किस चीज के नजदीक थी, जो कि नजदीक थी जो टेनरीज नजदीक थी किस चीज के, ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज थे ना, सोर्सेज थे उनके। और ऑब्जर्विंग, उन्होंने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने क्या कि दैट व्हेन देयर इज ए थ्रेट ऑफ सीरियस वाटर पोल्यूशन प्रिवेंटिव एक्शंस मस्ट बी टेकन इवन इन द अब्सेंस ऑफ फुल साइंटिफिक प्रूफ। तो क्या क्या प्रिवेंशन, इनको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उसके पास अब्सेंस है किस चीज का, फुल ऑफ साइंटिफिक प्रूफ का। तो ये था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। उसके बाद देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट, यानी कि डेवलपमेंट शुड मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि प्रेजेंट की जनरेशन को चाहिए उतना वो यूज कर सकती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, इट सिक्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ये बैलेंस रखती है किस किस के बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ के, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के एंड सोशल जस्टिस के बीच में क्या रखती है, ये मेंटेन रखती है बैलेंस को। ठीक है, अब देखिए दिस प्रिंसिपल प्रमोट्स द रेशनल यूज ऑफ नेचुरल, रेशनल यूज किस चीज का, यानी कि ये प्रिंसिपल रेशनल यूज बताता है किस चीज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, और प्रिवेंशन करता है किसको, प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को एंड इकोलॉजिकल बैलेंस while ensuring development activities continuous lawfully and responsibly. The landmark international case, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज दिस प्रिंसिपल इज ट्रायल स्मेल्टर आर्बिट्रेशंस which emphasized, उसने क्या emphasized किया था, that कि no state has the right to use its territory in a manner causing environmental injury to another state। मतलब एक स्टेट अपने राइट्स का इस तरीके से यूज नहीं कर सकता उसकी टेरिटरी में जो किसी दूसरे स्टेट के इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करे या उसको इंजर करे। इन इंडिया द प्रिंसिपल वॉज स्ट्रांगली अफर्म इन वेलोर, किसमें, इन वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेयर जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एज इसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स एग्जांपल देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड्स ऑफ प्रेजेंट और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि आने वाली जनरेशन को जितनी जरूरत होगी उनको भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े फ्यूचर में जाके, और अब की जो जनरेशन है वो उसको यूज कर सके। ठीक है, यानी कि एग्जांपल देखिए इको फ्रेंडली सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, देखिए ए सिटी प्लान ए न्यू अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बैलेंस इन्वायरमेंट अब इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें देखिए
ये क्या बता रखा है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रखा पूरा, इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ दिख रही है, और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सोसाइटी को प्रोटेक्ट। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए, ये इन्वायरमेंट देखिए हरा भरा नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही इधर क्या हो रहा है, इसमें देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। ये देखिए मेट्रो का निर्माण चल रहा है, मेट्रो बनी है, इधर मस्त बिल्डिंग वगैरह बनी रही है, और इधर देखिए बच्चों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट, बिल्डिंग्स भी हैं, इधर देखिए पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, यहाँ भी ग्रीन इन्वायरमेंट दिख रहा है एकदम अच्छे से, हम इमेज में देख सकते हैं। तो देखिए इन्वायरमेंट क्या है, प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स, यूजेस रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोमोट्स ग्रीन स्पेसिस, मिनिमाइज पोल्यूशंस एंड वेस्ट। ठीक है, और इधर देखिए इकोनॉमी कैसे, क्रिएट्स जॉब एंड सपोर्ट लोकल बिजनेसेस, इंकरेज सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योर्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और उस इधर देखिए सोसाइटी शुड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा, इन्वायरमेंट का कोई डिग्रेडेशन नहीं होगा, उसका कोई बैड वो खराब नहीं होगा, तो उसका बैड इम्पैक्ट किस पे नहीं पड़ेगा, ह्यूमन बींग की लाइफ पे नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, उसकी इंप्रूव होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड सर्विस, इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी, रिस्पेक्ट कल्चरल हेरिटेज। मैंने बोला था ना पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें बोला था कि पब्लिक को एक्सेस है, क्या कर सकता है वो, यूज कर सकता है किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को। स्टेट एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करता है उसमें। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, ए प्रोजेक्ट meets today needs while protecting the environment, strengthening the economy and ensures a better life for future generation. The principle of sustainable development has been defined by 1987 Prudent Land Report। यानी कि जो प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो डिफाइन किया गया किसमें, बाय द 1987 प्रूडेंट लैंड रिपोर्ट में। अब उसके बाद हम डिस्कस करने जाते हैं डीप पॉकेट थ्योरी। पॉकेट का मतलब अपनी जेब की पॉकेट मान लो, ठीक है। डीप का मतलब गहरी, यानी कि एक ऐसी पॉकेट जो बहुत गहरी है, जिसमें जितना निकाला जाए उतना कम है, मतलब पैसा ही पैसा है रे भाई। तो द डीप पॉकेट थ्योरी, तो डीप पॉकेट थ्योरी एक लीगल प्रिंसिपल है जो अंडर विच, जिसके अंदर विच लाइबिलिटी इज इम्पोज, लाइबिलिटी इम्पोज की जाती है किसके ऊपर, जो कि फाइनेंशियली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, या कॉरपोरेशन भी हो सकती है, या कोई इंटरप्राइज होती है जो कि कैपेबल होती है बियरिंग कंपनसेशन ऑफ हार्म, यानी कि जितना वो हार्म करती है उसको बियर कर सकती है और उसको कंपनसेट कर सकती है इन इन्वायरमेंटल लॉ एंड टोर्ट लॉ में। टोर्ट मीन्स होता है सिविल लॉ। इट इंश्योर दैट कि victims receives effective compensations from parties having greater economic capacity and control over hazardous activities। अब देखिए डीप पॉकेट थ्योरी यानी कि इन्वायरमेंटल लॉ में, अब देखिए इट इज ए लीगल प्रिंसिपल दैट होल्ड्स ए पार्टी विद सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेस substantial financial resources liable for the full cost of environmental damage regardless of fault, यानी कि अपने फॉल्ट को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए उसमें देखिए डी पढ़ते हैं, पोल्यूटर, देख पोल्यूटर हैज डीप पॉकेट, यानी कि ए लार्ज केमिकल कंपनी, यानी कि ये देखिए ये केमिकल फैक्ट्री लगा दी यहाँ पे, देखिए ये देखिए इधर क्या करें, रिवर भी क्या हो रहा है, पूरा गंदा हो रहा है। ठीक है, इधर देखिए पेड़ सूख चुके हैं, और इधर देखिए धुएं की वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो क्या है, अब डीप पॉकेट थ्योरी में क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री है ये क्या है, हाई प्रॉफिट गेन करती है। ठीक है ना, इसके पास लार्ज एसेट होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एबिलिटी होती है इसके पास कि जितना एबिलिटी टू पे फॉर क्लीन अप एंड डैमेज, यानी कि जितना डैमेज किया है वो उसकी भरपाई कर सकती है और इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकती है। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल। ठीक है ना, अब देखिए इधर देखिए यहाँ से जिसकी वजह से लोगों की क्या हो रही है, हेल्थ क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, जिसके लिए बोल रहे हैं आवर हेल्थ आवर राइट। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्लीन इन्वायरमेंट राइट टू लाइफ के लिए प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट हार्म, द कंपनी टॉक्सिक वेस्ट पोल्यूट्स द रिवर हार्मिंग पीपल्स एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट, जो मैं बता चुका हूँ कि रिवर को कर रही है, उसके बाद पीपल्स पे इम्पैक्ट डाल रही है, और जो इन्वायरमेंट है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है, जिससे कि मान लो अगर वाटर पॉल्यूट हुआ तो फिश डाइज हो जाएंगे, वाटर बिकम्स अनसेफ, यानी कि लोकल कम्युनिटी सफर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर पीने का पानी वही है लोग पियेंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और उससे बहुत सारे डिजीज होने के
चांसेस है। अब देखिए डीप पॉकेट थ्योरी अप्लाइड कैसे होती है। तो द कोर्ट होल्ड्स द कंपनी लायबल फॉर द फुल कॉस्ट ऑफ क्लीन अप एंड कंपनसेशन बिकॉज इट हैज द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू पे, यानी कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, वो जितना लॉस करेगी उस चीज के कॉस्ट को किसको देगी, इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए खर्च कर सकती है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डीप पॉकेट थ्योरी। कोर्ट ऑर्डर देगा, क्या देगा कोर्ट, कि भाई क्लीन अप कॉस्ट, भाई क्लीन अप कॉस्ट जितनी क्लीन करने के लिए कॉस्ट चाहिए वो इंपोज की जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन किया जाएगा टू अफेक्टेड पीपल, यानी कि जिन जिन लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा है, जो जो पर्सन्स उससे अफेक्ट हुए हैं, उनको क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, और इन्वायरमेंट को रिस्टोरेशन किया जाएगा। पर्पज क्या है इसका, तो इसका पर्पज है इंश्योर्स दैट कि दोज हु कैन अफोर्ड इट पे फॉर द डैमेज एंड विक्टिम एंड द इन्वायरमेंट आर मेड होल। अब देखिए की आइडिया क्या है, द पोल्यूटर may not be at default, but if it has deep pockets it must pay for the damage so that the burden does not fall on the public or the environment। एग्जाम्पल देख लीजिए, वैसे तो समझा दिया, फिर भी ये एग्जाम्पल देख लीजिए, नीचे अलग से दे रखा है कि इन ए केमिकल फैक्ट्री गैस लीक पुअर विक्टिम्स कैन नॉट रिकवर कंपनसेशन फ्रॉम वर्कर्स, therefore the rich factory owners with deep pockets is made liable to pay full compensations to affected peoples। the deep pocket theory has been discussed in the landmark cases, जिसका नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1986 का केस है, जिसको श्री राम इंडस्ट्रीज केस या ओलियम गैस लीक केस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो MC मेहता थे, ये एडवोकेट एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने फाइल की थी रिट पिटिशंस अगेंस्ट किसके, श्री राम इंडस्ट्रीज के, किसमें, जो दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जिसे हैजार्डस केमिकल्स निकल रहा था, जिससे लोगों के क्या है, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था, और उसमें डिसाइड किया था किसको, प्रिंसिपल को, द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ डीप पॉकेट थ्योरी। According to the judges, there must be a correlation between damage paid by enterprises to the magnitude and the capacity of the enterprise, because such compensation must have a deterrent effect on the industry। यानी कि जज का ये मानना था कि जितना, एक तरह से ये देख लीजिए भाई, ये होता नहीं कि यार मैं इतना ज़्यादा लॉस करूंगा इन्वायरमेंट को, इतना उसके ऊपर मतलब इतना उसको ख़राब कर दूंगा कि मेरे को उतना ज़्यादा पैसा किया जाएगा, तो एक तरह से मेरे अंदर डर हो जाता है कि मेरे को इन्वायरमेंट को बचाए रखना है, मेरे को उतना लॉस नहीं करना कि मुझे मेरा ही पैसा देना पड़े उसको सेव करने के लिए, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट कि मोर द इंटरप्राइज इज इकोनॉमिकली बूमिंग, हायर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन such an enterprise would pay solely because it has caused harm on account of an accident while carrying out a hazardous task or any form of dangerous activities while affected the public at large। ठीक है, लेकिन इसका एक ये भी तो है ना, मतलब एक इंडस्ट्री के पास इतना पैसा है कि वो कितना भी खर्च कर ले वो खत्म ही नहीं हो सकता, और वो क्या करेगा, मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, जो इन्वायरमेंट को जितना लॉस कर रही है ना, जितना डैमेज कर रही है, उससे बहुत ज़्यादा उससे क्या हो गेन हो रहा है, उसको प्रॉफिट गेन हो रहा है। तो इंटरप्राइजेज या किसी फैक्ट्री को क्या दिक्कत होगी, वो तो आराम से प्रदूषण पोल्यूशन फैलाएगा। तो इसीलिए बाद में जाके इस डीप पॉकेट थ्योरी को यूज़ नहीं किया गया इसके बाद, यानी कि लेटर द जज सेड दैट कि हीज फाइंडिंग वर ओनली ओबिटर डिक्टा, यानी कि ये रेशियो डेसिडेंडी के रूप में काम नहीं किया, ये एक ओबिटर डिक्टा के, इंडियन जुडिशरी रिजेक्टेड दिस थ्योरी, और इंडियन जुडिशरी ने क्या किया, इस थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एज इट विल अफेक्ट द ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनके अफेक्ट करेगी किसको, ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। अब पढ़ेंगे द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी, द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी मींस होता है कि दैट कि व्हेन ए हैजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्रीज कॉज हार्म, it is absolutely liable to compensate the victims regardless of negligence, यानी कि उसकी नेग्लिजेंस को ध्यान में ना रखा जाएगा, और प्रीकॉशंस टेकन, और ये भी नहीं देखा जाएगा कि कितने प्रीकॉशंस रखे हैं उसने ले रखे हैं तो वो लाइबल नहीं होगा, वो एब्सोल्युटली लाइबल होगा अगर वो इन डेंजरस एक्टिविटीज
यानी कि डेंजरस इंडस्ट्रीज या एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, तो वो पर्सन एब्सोल्युटली या वो इंडस्ट्री एब्सोल्युटली लायबल होगी। इसके कोई एक्सेप्शन यानी कि नो एक्सेप्शंस और डिफेंस आर अलाउड। दिस प्रिंसिपल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द ओलियम केस लीक केस। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। द इन्वायरमेंटल लॉ, द रूल ऑफ इन इन्वायरमेंटल लॉ द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यानी कि नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ठीक है। ये देखिए द इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज यानी कि टॉक्सिक कौन सी, यानी कि मेटेरियल कौन सी है, यानी कि मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है ना, यानी कि हेजार्डस केमिकल्स था इसमें ये। और उसके बाद क्या हुआ, इंसाइटिंग इवेंट्स घटित हुआ जिसके टैंक रैप्चर हुआ और गैस क्या होगी, लीक होगी, और ये किसको किसके की, जो रेजिडेंशियल थे ना कम्युनिटी, उसमें फैल गई टॉक्सिक प्लम्स, ठीक है। उसके बाद द एब्सोल्यूट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन डिफेंस डिसअलाउड, यानी कि देखिए जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है उसमें एक्ट ऑफ गॉड ले सकते हैं अपन, थर्ड पार्टी फॉल्ट बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद प्लेंटिफ कंसेंट्स बोल सकते हैं। उसके बाद जजमेंट एंड कंपनसेशन क्या आया था, तो कोर्ट ने क्या बोला था कि कोर्ट ने बोला था कि अल्ट्रा हेजार्डस यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद नो नीड टू प्रूव नेग्लिजेंस और फॉल्ट, ठीक है। इंटरप्राइजेस पे फॉर ऑल हार्म्स यानी कि इंटरप्राइजेस जितना लॉस हुआ, जितना डैमेज हुआ, जितना लोग इम्पैक्ट हुए, लोग अफेक्ट हुए, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसको नेग्लिजेंस प्रूव करने की या अपने आप को सेफ प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है, वो कंप्लीटली एब्सोल्युटली लायबल होगा यानी कि अफेक्टिव विक्टिम, ठीक है। इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन की जितना पैसा लगे उसको देना पड़ेगा। मेजर्स ऑफ कंपनसेशन कोरिलेटेड टू द स्केल्स ऑफ इंटरप्राइजेशन, इनकी जितना बड़ी इंटरप्राइज होगी उसका कंपनसेशन भी उस पर डिपेंड करेगा। सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द absolute liability. The court found that strict liability which was evolved in an English case called Ryland versus Fletcher जो कि 1868 का है, जिसने प्रोवाइडेड किया था कि कंपनीज विद सेवरल एग्जेम्पशंस फ्रॉम अज्यूमिंग लाइबिलिटी एब्सोल्युटली absolute liability on the other hands provides them with no defense or exemptions, यानी कि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है उसके एग्जाम्पशंस हैं, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कोई भी एग्जाम्पशंस नहीं है। तो एग्जाम्पशंस कौन कौन से हैं, यानी कि एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो फर्स्ट वन है प्लेंटिफ अवॉन फॉल्ट, यानी कि डैमेज कॉज्ड बाय द विक्टिम्स अवॉन एक्ट, यानी कि एक पर्सन है जिसने खुद के एक्ट ने उसको क्या किया, डैमेज पहुंचाया। उसके बाद एक्ट ऑफ नेचुरल जस्ट डिजास्टर, यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड आ गया और अर्थक्वेक्स आ गया, तो उस टाइम पे वहां पे पर्सन लाइबल नहीं होगा किस चीज के लिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। वो एक डिफेंस है उसके पास। उसके बाद एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब कि थर्ड पार्टी ने क्या किया, हार्म पहुंचाया किस चीज को, विक्टिम को, ठीक है। तो यानी कि तो उस टाइम पे क्या होगा, वो पर्सन वहां पे लाइबल नहीं होगा, यानी कि हार्म कॉज्ड बाय एन आउटसाइडर। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि विक्टिम्स वॉलंटरली एक्सेप्टेड द रिस्क, यानी कि विक्टिम था ना उसने वॉलंटरली एक्सेप्ट कर लिया था रिस्क को, ठीक है, तो उस टाइम पे वो लाइबल नहीं होगी। उसके बाद स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कि एक्टिविटी ऑथोराइज्ड बाय लॉ। उसके बाद डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ्स नेग्लिजेंसली कंट्रीब्यूटेड टू हार्म्स, यानी कि प्लेंटिफ ने क्या किया, नेग्लिजेंटली क्या किया, नेग्लिजेंस के थ्रू क्या किया, कंट्रीब्यूटेड किया किसमें, हार्म में। तो हम सारे के सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जिसमें जितना पोल्यूशन करोगे उतना तुम्हारे को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के लिए कि पब्लिक के पास एक्सेस है किस चीज़ के लिए, जो पब्लिक नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एयर, और उनके पास स्टेट एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करता है, और उसमें स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो प्राइवेटाइजेशन करके या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू किसी को ओनरशिप दे दे या किसी को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। उसके बाद है हमने पढ़ा था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में क्या था, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, यानी कि लेक ऑफ साइंटिफिक डाटा हो, ठीक है, और उसकी वजह से फ्यूचर में जाके उससे डैमेज हो सकता है, तो उस टाइम पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। इंटरजनरेशनल इक्विटी पढ़ा। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, जिसमें जितना मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतना ही क्या, लोगों को प्रोटेक्ट और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। उसके बाद डीप पॉकेट थ्योरी पढ़ी थी, जो अभी प्रेजेंट में इसका यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया था द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो आज की क्लास यही समाप्त होती है, और
जो क्लास के नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे यूट्यूब, मेरे व्हाट्सएप पे और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारी क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल सड़क किनारे क्लासेस को। अब इसके बाद हम इस क्लास से रिलेटेड 100 MCQs डिस्कस करेंगे, यानी कि हम एक टॉपिक पूरा होने के बाद हर एक टॉपिक के 50 to 100 MCQs डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे को ये पता लगे कि हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था, जो पढ़ा था, वो हमें याद है या नहीं है। सो गुड बाय फ्रेंड्स, आज की क्लास यही समाप्त होती है।